नमस्कार, 4 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन। आइए शुरू करते हैं दिन भर की बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान को लेकर कही बड़ी बात। ईडी गिरफ्तारी मामले में आप नेता संजय सिंह ने दी दिल्ली कोर्ट में चुनौती। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का बड़ा बयान, कांग्रेस की सरकार बनने पर राज्य में बनाए जाएंगे 4 उप मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबियों के घर ईडी ने की छापेमारी। मुख्यमंत्री अंसारी मामले में सुप्रीम कोर्ट से जारी हुआ योगी सरकार को नोटिस। पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश का रेड्डी सरकार पर बड़ा आरोप, बोले पिता को जान से मारने की कोशिश की जा रही है। बिहार में अब राज्यपाल को महामहिम कहने पर लगा प्रतिबंध। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही वैसे नेताओं की जुबानी जंग तेज होती जा रही है। इस बीच कांग्रेस नेता कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में अब राज्य की सियासत में बयानबाजी जोरों पर चल रही है। विपक्ष लगातार भाजपा सरकार पर हमलावर हो रहा है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट करके शिवराज सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने लिखा है कि मध्य प्रदेश की जनता अब बीजेपी को शिखर से शून्य पर ले जाएगी। उन्होंने आगे लिखा कि बीजेपी की कथनी करनी में सिर्फ फर्क नहीं है, बल्कि विरोधाभास भी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट करके लिखा है कि ये एक विरोधाभास ही तो है कि एमपी बीजेपी लिख रही है कि असंभव को संभव और शून्य को शिखर बनाने का काम बीजेपी है, जबकि बात और हालात ठीक इसके विपरीत हैं। 18 साल के शासनकाल में यदि बीजेपी चाहती तो मप्र के विकास को संभव कर सकती थी, लेकिन भ्रष्टाचार की लिप्तता में व्यस्त रहने की वजह से बीजेपी के लिए ऐसा करना संभव ही नहीं रहा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिनों मध्य प्रदेश दौरे पर गए थे। इस दौरान पीएम मोदी ने मंच से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम का जिक्र एक बार भी नहीं किया और न ही उन्हें लेकर कोई बात की, जिसी को लेकर के कांग्रेस लगातार हमलावर रही। आज एक बार फिर कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट करके सीएम शिवराज पर जुबानी हमला बोला है। जाहिर है कि मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल के चलते प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश आए तो थे, लेकिन उन्हें मंच पर एक बार भी शिवराज सिंह चौहान का जिक्र नहीं किया। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और जिसे लेकर के सियासी गलियारों में तरह तरह की बातें भी चलनी शुरू हो गई हैं। कथित शराब घोटाले में ईडी द्वारा गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आज दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। जानिए पूरा मामला हमारी इस रिपोर्ट में। दिल्ली के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी को लेकर चुनौती दी है। आपको बता दें कि ईडी ने उन्हें उनके निवास से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से ट्रायल कोर्ट ने उन्हें ईडी हिरासत में भेजा है। अब आज अपने अधिवक्ता के जरिए उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ याचिका दाखिल की है। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने दावा किया है कि उन्होंने 2 किस्तों में 3 करोड़ रुपए लिए। आपको बता दें कि केंद्रीय एजेंसी का दावा है कि इस मामले में कारोबारी दिनेश अरोड़ा ने पूछताछ में संजय सिंह की संलिप्तता उजागर की थी और रुपए मिलने की पुष्टि भी सिंह से ही की थी। अरोड़ा ने ईडी को दिए अपने बयान में बताया कि शुरुआत में वो संजय सिंह से भी मिले थे, फिर उन्हीं के जरिए बाद में वो मनीष सिसोदिया से मिले थे। दिल्ली में विपक्षी पार्टी बीजेपी का आरोप है कि आप सांसद ने कमीशन के बदले अपने लोगों को फायदा पहुंचा रही है। बाद में 30 जुलाई 2022 को दिल्ली की सरकार ने नई आबकारी नीति वापस लेने का ऐलान किया। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों की नजर भ्रष्टाचार पर पड़ गई थी। वहीं इस मामले में हुई गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि भाजपा चुनाव के हार से डर से ईडी द्वारा उन्हें परेशान कर रही है। हालांकि कोर्ट ने उन्हें इस मामले पर 27 अक्टूबर तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गौरतलब है कि ऐसे में आम आदमी पार्टी द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि संजय सिंह पर लगाए गए आरोप झूठे हैं। इतना ही नहीं, आपका आरोप है कि भाजपा द्वारा उन्हें परेशान करने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि आने वाले 27 अक्टूबर तक इस मामले में नया मोड़ क्या होता है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश सिंह हुड्डा ने कहा कि अगर उनकी पार्टी साल 2024 में राज्य सरकार बनाती है तो 4 उप मुख्यमंत्री होंगे, जिसमें से एक ब्राह्मण समुदाय से भी होगा। और क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दोहराया कि अगर उनकी पार्टी 2024 में हरियाणा में सरकार बनाती है तो 4 उप मुख्यमंत्री होंगे, जिनमें से एक ब्राह्मण समुदाय से होगा।
बता दें कि कांग्रेस महासचिव कुमारी शैलजा ने बीते बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इस सुझाव को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि कांग्रेस हरियाणा में 4 उप मुख्यमंत्री बना सकती है। उन्होंने कहा था कि 4 उप मुख्यमंत्री रखने की कोई बात नहीं है और इस बात पर जोर दिया कि पार्टी आलाकमान को राज्य के 36 समुदायों में से मुख्यमंत्री का चयन करना चाहिए, क्योंकि पद किसी के लिए आरक्षित नहीं है। जब करनाल में पत्रकारों से हुड्डा से शैलजा के बयान पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसी बातें चुनाव घोषणा पत्र का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि इन बातों को घोषणा पत्र में नहीं रखा गया है और ये बातें राजनीतिक हैं। जाहिर है कि पूर्व मुख्यमंत्री के इस बयान पर एक तरफ जहां राजनीति तेज हो रही है, वहीं ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आती है तो राज्य में 4 उप मुख्यमंत्री भी बनाए जा सकते हैं। राजस्थान में एक तरफ जहां चुनावी प्रचार के लिए सभी पार्टियां दिन रात एक कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ ईडी द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबियों के घर छापेमारी भी की जा रही है। विस्तार से जानिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान में विधानसभा चुनावों की तारीख घोषित होने के बाद से ही तरह तरह की खबरें आ रही हैं। इसके बाद से ही वहां पर कांग्रेस व भाजपा में राजनीतिक वार पलटवार भी शुरू हो गया है। वहीं मोदी सरकार ने गहलोत सरकार के ऊपर ईडी के सहारे दबाव बनाना भी शुरू कर दिया है। इसी क्रम में पेपर लीक मामले में ईडी की सक्रियता से प्रदेश में हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई है। कांग्रेस नेताओं के करीबियों के घर कार्रवाई ईडी की छापेमारी हुई। दिनेश खोड़निया, स्पर्धा चौधरी और अशोक जैन के 9 ठिकानों पर कार्रवाई की सूचना मिली है। बता दें कि पेपर लीक मामले में शुक्रवार सुबह प्रदेश के 3 शहरों में ईडी की कार्रवाई शुरू हो गई तो ये खबर पूरे प्रदेश में आग की तरह फैल गई। ऐसे में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने दावा किया है कि उनके पास उस जगह का पता है जहां करोड़ों की नकदी और ढेरों सोना रखा हुआ है। किरोड़ी लाल ने दावा किया है कि उनके धरना देने से श्रेष्ठ की नजर में जो जगह आएगी, काला धन पकड़ा जाएगा। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने दावा किया है कि पेपर लीक के तार मुख्यमंत्री से जुड़े हैं, क्योंकि दिनेश खोड़निया मुख्यमंत्री गहलोत का करीबी है, उनके काले पैसे का हिसाब रखता है। राजस्थान में हुए इस सर्वे के अनुसार भाजपा बुरी तरह से हार रही है। वहीं ऐसा भी माना जा रहा है कि ईडी ये सारे छापे भाजपा के कहने पर करा रही है। चुनाव हारने के डर से राजस्थान में लगातार ईडी द्वारा विपक्ष के नेताओं के ठिकाने पर छापा मारा जा रहा है, जिसको लेकर के विपक्ष भाजपा पर लगातार सवाल उठा रहा है। गैंगस्टर अधिनियम से संबंधित 23 साल पुराने मामले में सजायाफ्ता मुख्तार अंसारी की अर्जी पर उत्तर प्रदेश सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। 23 साल पुराने मामले पर मुख्तार अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस पर अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट योगी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। बता दें कि अंसारी ने मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से 5 साल कैद की सजा सुनाए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में अर्जी दाखिल की थी। दरअसल जस्टिस अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेणी की पीठ ने अंसारी की याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। विशेष कोर्ट ने मऊ सदर निर्वाचन क्षेत्र से 5 बार विधायक रहे अंसारी को ये कहते हुए बरी कर दिया था कि अभियोजन पक्ष अंसारी के खिलाफ अपराध साबित नहीं कर सका है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी इस नोटिस में योगी सरकार की क्या प्रतिक्रिया होगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तेलुगु देशम पार्टी के महासचिव नारा लोकेश ने अपने पिता की जान को खतरा बताया है। उन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जेल में बंद मेरे पिता चंद्रबाबू नायडू को प्रशासन द्वारा जबरन स्टेरॉइड देने की कोशिश की जा रही है। और क्या कुछ कहा नारा लोकेश ने, आइए जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। नारा लोकेश ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करके कहा कि पूर्व सीएम और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू के जीवन को खतरा है। उन्हें जानबूझकर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उनकी सुरक्षा निसंदेह खतरे में है। वो बहुत बुरे हालातों में रह रहे हैं। उनका वजन लगातार कम होता जा रहा है। दूषित पानी, मच्छरों, वजन घटने, संक्रमण और एलर्जी से निपटने के लिए उन्हें चिकित्सा सहायता नहीं दी जा रही है। लोकेश ने मौजूदा मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी से अपने पिता को खतरा बताया। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार जबरन नायडू को स्टेरॉइड देने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर उनके पिता को कोई नुकसान पहुंचता है तो उसके जिम्मेदार जगन मोहन रेड्डी होंगे। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू इन दिनों जेल में हैं। उनके बेटे द्वारा मौजूदा मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी पर आरोप लगाया गया है, जिसको लेकर के अभी तक उनकी तरफ से कोई भी सफाई या फिर बयान सामने नहीं आया है। बिहार में राज्यपाल के संबोधन को लेकर के राजभवन सचिवालय ने अहम आदेश जारी किया है। अब राज्यपाल के लिए महामहिम शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। मंत्रियों की तरह माननीय शब्द का प्रयोग
होगा। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार में राजभवन सचिवालय की ओर से महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। सचिवालय द्वारा राज्यपाल को महामहिम शब्द से संबोधन को लेकर के आदेश जारी किया गया है, जिसके मुताबिक महामहिम शब्द को बदल करके अब माननीय का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी अब महामहिम की जगह माननीय लिखा जाएगा। राजभवन सचिवालय से जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी प्रकार के कार्यक्रमों के लिए महामहिम के स्थान पर माननीय का प्रयोग किया जाएगा। आदेशों में आगे लिखा गया है कि माननीय राज्यपाल महोदय के नाम के आगे श्री अथवा श्रीमती का प्रयोग किया जाएगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश में राज्यपाल के संबोधन को लेकर के महामहिम शब्द की जगह माननीय राज्यपाल या राज्यपाल महोदय किए जाने का फैसला किया गया था। यूपी के तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक ने शिष्टाचार व्यवस्था में सुधार करते हुए कहा था कि राज्य के अंतर्गत आने वाले कार्यक्रमों में राज्यपाल को संबोधन के लिए महामहिम शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। गौरतलब है कि राजभवन सचिवालय द्वारा आदेशित इस फैसले के बाद अब बिहार में भी राज्यपाल को महामहिम की जगह माननीय कहकर संबोधित किया जाएगा। इस बुलेटिन में आपके लिए बस इतना ही। ऐसी बड़ी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें 4PM। धन्यवाद।